माय नाम इज़ पूजा चौधरी और आपका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को कुछ पढ़ रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो मैं ये जो बुक पढ़ने वाली हूँ ये बेसिकली लूसेंट की पुस्तक है मेरे पास। तो मैंने बहुत सारी बुक्स तो पढ़ ली है बट मैंने लूसेंट कभी नहीं पढ़ी। तो मैं थोड़ी लूसेंट भी पढ़ लेती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी कुछ कमी जो रह गई है वो लूसेंट पढ़ लूँगी तो पूरी हो जाएगी। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे जो है वो नोट्स अभी बनाए, अभी रिसेंटली पढ़ना शुरू किया। तो मैं डेली वीडियोस अपलोड करती रहूँगी एंड आप लोगों को भी साथ भी शेयर ज़रूर करूँगी। तो जैसे कि हमारी लूसेंट है, फर्स्ट इसका ही जो पार्ट है वो है हिस्ट्री का। तो देखो हिस्ट्री ने ऐसे बहुत ज़्यादा इसके पार्ट है, हम सारी कवर नहीं कर सकते, तो हम वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री, और ये जो है मैंने इसमें नोट्स बना के रखा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये जो मैन फैक्ट है वो मैंने लिख दिए। जैसे कि देखिए, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब ये पूछ लेता है कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको है, तो वो है क्रिस्टोफर सेलियरस को। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वो है वेद। और वेद के रचयिता कौन है, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। वेद के वेदव्यास यानी कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। वेद क्या उपदेश देता है हमें, वेद हमें वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। और भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है, तो भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। ऋग्वेद की रचयिता, वेद आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद हमारा सबसे नया वेद है। ऋग्वेद की रचयिता विश्वामित्र है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद से हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें आर्य के राजनीतिक जीवन, यानी सबसे पहले जो आर्य आए थे ना, वो ऋग्वेद में बताया गया है कि आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था, ईश्वर की महिमा, इसके अर्थ के राजनीतिक जीवन, और जैसे कि मैंने बता दिया। अब ऋग्वेद में आपको पता है कि 10 मंडल हैं। ये जो 10 मंडल लिखा है 10 मंडल है, तो 10 मंडल में इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित जो सावित्री है उसको समर्पित गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में। और ये किसे समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित ये गायत्री मंत्र लिखा गया। ऋग्वेद का तीसरा मंडल ये हो गया। 7वें मंडल में जो दशराज युद्ध है इसका वर्णन है। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित सभाएं होती है उनको खिल कहा हस्तलिखित जो रचनाएं होती हैं हाथ से लिखी गई उनको खिल कहा गया है। और 9वें मंडल में सोम देवता को नवा मंडल जो है वो समर्पित है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 जो वर्ण हैं या चातुष्य वर्ण समाज जो है, जो कि जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो समाज है, इनके चारों वर्णों का उल्लेख है 10वें मंडल में हमारे, ठीक है। फिर ये हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जैसे कि यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकल्प इसमें है। यह यजुर्वेद यज्ञ के नियम, बलिदान विधि का वर्णन भी इसमें ही है। और ये चंपू शैली में लिखा गया है, यानी ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। सामवेद जैसे आपको पता है कि इसे तो संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को तो संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद जो कि सबसे नया वेद है, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है अथर्ववेद। और मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वास का विवरण है इसमें, रोग निवारण का विवरण है, विवाह तथा प्रणय गीत हैं, औषधि के बारे में, वशीकरण के बारे में, श्राप, जादू टोना आदि का वर्णन है। अब आपको पता है कि प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी प्रत्येक जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके प्रत्येक वेदों के लिए, इन चारों वेदों को मिला के संहिता कहते हैं। और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय तथा कोशित की। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय तथा शतपथ। और सामवेद का है पंचवीं। सामवेद यानी गीत का है, तो कौन सा गीत, 5 गीतों का समूह, ऐसे याद कर सकते हो, 5 गानों का समूह, तो पंचवीस। अथर्ववेद यानी पुराने ज़माने का जो गायों के रास्ते वगैरह होते थे ऐसे करके, तो अथर्ववेद यानी गोपद। और सामवेद यानी पंचवीस। यजुर्वेद यानी तैत्तिरीय तथा शतपथ। और ऋग्वेद यानी ऐत्रेय तथा कुशित की। अब यहाँ पर जो उपनिषद है उसकी संख्या कितनी है, 108 उपनिषद हैं। और इस तरह की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है वो मित्रेय यानी संहिता से प्राप्त होती है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। और पुराण कितने हैं, पुराण है वो है 18, है ना। तो ये हमारा हो गया सारा कुछ
हमने पढ़ लिया। और ये अभी हमारा और है, ये देखो भाई, मैंने तो मतलब वही नोट्स बनाए जो मुझे याद नहीं हो रहे थे, बाकी तो मैंने नहीं बनाए हैं। जो मुझे याद नहीं हो रहे थे सिर्फ मैंने वही बनाए हैं, ठीक है। तो अभी हम फिर से पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुराण कितने हैं, पुराण 18 हैं, है ना, पुराण 18 हैं। तो इसको मैं साइड में कर लेती हूँ, अभी ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुराण 18 हैं। और ये देखो, ये पूछा जाता है कि विष्णु पुराण में किस वंश का विवरण मिलता है, मत्स्य पुराण में किस वंश का विवरण मिलता है, और वायु पुराण में किस वंश का विवरण मिलता है। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश का विवरण, मत्स्य पुराण मैंने याद करने के लिए बता दी, मछली अंधी होती हैं तो मछली के लिए, मत्स्य पुराण के लिए आंध्र सातवान, और वायु क्या होती है, गुप्त होती है, पता ही नहीं चलता कब आती है। तो वायु पुराण में गुप्त वंश का विवरण है। अर्थशास्त्र के जनक आपको पता है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही है। तो अर्थशास्त्र की जो जनक, अर्थशास्त्र लिखी तो थी चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने, लेकिन इसके अनुवादक कौन है, तो इसके अनुवादक हैं साम शास्त्री। इनको बहुत ज़्यादा, इसको ट्रांसलेट किया था साम शास्त्री ने। चचनामा के लेखक कौन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अली अहमद। अब विदेशी यात्री का पूछ लेते हैं, हेरोडोट्स कौन थे। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स यानी हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक कौन है, हेरोडोट्स। आपको ये पूछा जाता है बहुत बार। तो हिस्टोरी का ह से हेरोडोट्स। हिस्टोरी का पुस्तक किसने लिखी, हेरोडोट्स ने। और भारत और फारस यानी ईरान का संबंध जो है वो कौन सी, पूछा जाता है कि भारत और फारस ईरान का संबंध किस विदेशी यात्री ने, मतलब किस विदेशी यात्री के विवरण से मिलता है, तो वो है हमारा हेरोडोट्स। मेगास्थनीज आपको पता है, मेगास्थनीज जो है वो मौर्य जो काल था उसमें आया था हमारे, तो मौर्य वंश से संबंधित है ये। इन्होंने, ये जो था मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। इंडिका पुस्तक इसने लिखी थी जिसमें मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण है। तो मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण कौन सी पुस्तक में मिलता है, इंडिका पुस्तक में। डायमेकस और एक है डायोनीशियस। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में और डायोनीशियस अशोक के दरबार में। टालमी क्या है, टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी, टालमी ने। एक देखो, ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है, यानी इसके जो लेखक है ना वो ज्ञात नहीं है, बट अगर ये पूछ ले कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किससे संबंधित है, किससे क्या पता चलता है इससे, तो भारत की बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में हमें इससे प्राप्त मतलब जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और भी है, जैसे कि फायान है, तो चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था, फायान यात्री। और फायान मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। इसने 14 वर्षों तक ये भारत में रहा है। हैंसोंग 15 वर्षों तक भारत में रहा है। सीयू की लिखी है। चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में आया था हैंसोंग। ह से हैंसोंग, ह से हर्षवर्धन, ठीक है। अल बरूनी और इबन बतूता, ये दोनों, अल बरूनी में ई आ रहा है ना, तो गजनवी में भी ई आ रहा है। सो अल बरूनी महमूद गजनवी के काल में आया, जबकि इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। अल बरूनी ने महमूद गजनवी के साथ आया था। अल बरूनी में रोना आ रहा है, तो रोएगा कौन, मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ कि किताब उल हिंद, हिंद के लोग हमारे रोते हैं, है ना, तो किताब उल हिंद से याद कर लोगे अल बरूनी। किताब हिंद उल, या फिर कभी पूछ लेंगे तहकीक ए हिंद किसने लिखी, तो भी बताना है, हिंद आ रहा है ना, तो हिंद से याद करना है कि अल बरूनी। इबन बतूता ने किताब उल रेहला लिखी। इबन बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, और ये 1333 में भारत आया था, और 1342 में चीन में ये राजदूत बन के गया था। त से तारानाथ, त से तिब्बती, त से तंगयूर, त से, ये याद रखना, तारानाथ तिब्बती लेखक, तंगयूर या कंक्यूर की रचना की थी। मार्को पोलो पांडे देश की यात्रा पर आए थे। तो मैं आज इतना ही बड़ा पाऊंगी क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर कल से यहाँ से पढ़ेंगे जो भी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, और ये जो हमारा आ जाएगा पाषाण काल वगैरह, ये कल से पढ़ेंगे। और कल से फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने सारे नहीं लिखे हैं, मैंने वही लिखे हैं जो कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड है, जो हमें याद नहीं होते आसानी से, वो मैंने लिखे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो, थैंक यू।